So hello everyone, I am Amit Sharma, your mentor and guide for the free cybersecurity certification course. आज है हमारा डे 22 जहाँ पर हम कवर करेंगे हमारी 10th एंड लास्ट वल्नरेबिलिटी फ्रॉम द OWASP टॉप 10 लिस्ट। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी, इस वल्नरेबिलिटी के बारे में। ये एक पावरफुल वल्नरेबिलिटी होती है, इस स्पेशली जब अटैकर सर्वर के थ्रू इंटरनेट सिस्टम को टारगेट करता है। ठीक है। सो आप थोड़ा सा ध्यान देना इस वल्नरेबिलिटी पे, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डिलीवर दिस टॉपिक। आई जस्ट नीड योर अटेंशन एंड योर कंसंट्रेशन ऑन द स्क्रीन। सो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये जो SSRF है, ये क्या होता है? ठीक है। सो एज आई सेड, जो SSRF है वो स्टैंड करता है सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी के लिए। ठीक है। इसमें अटैकर किसी सर्वर को गलत रिक्वेस्ट भेजने के लिए वी कैन से कि फूल करता है उसे। ठीक है। फूल करता है इन द सेंस, मतलब चकमा देता है। ठीक है। किसी सर्वर को गलत रिक्वेस्ट भेजने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एक वेबसाइट यूज़र से कोई यूआरएल इनपुट लेती है। ठीक है, एक वेबसाइट है, ये यूज़र से कोई यूआरएल इनपुट लेती है और बिना चेक किए उस यूआरएल को एक्सेस करती है। ठीक है, मतलब चेक नहीं करती कि वो यूआरएल किसके लिए है, क्या है, क्या वो यूज़र उसको एक्सेस कर सकता है या नहीं। ये सारी चीज़ें वो नहीं करती। तो अटैकर उसमें क्या कर सकता है, इंटरनल सिस्टम का एड्रेस डालकर उन्हें एक्सेस कर सकता है, क्योंकि वेबसाइट तो चेक कर नहीं रही है, वो क्या कर रही है, डायरेक्ट एक्सेस कर रही है। यानी सर्वर अपने आप ही किसी और इंटरनल सिस्टम को रिक्वेस्ट भेज देता है बिना जाने कि वो सेफ है नहीं है। ठीक है, अब मैं इसे अगर यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करूंगा तो इट्स समथिंग लाइक कि एक पीसी है, एक वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे हम जो भी यूआरएल डालेंगे, ये क्या करेगा, बिना चेक किए उस सर्वर तक हमको लेकर चले जाएगा। ठीक है, ये चेक नहीं करेगा कि ये सर्वर सेफ है नहीं है, मलेशियस है नहीं है, एक्सेसिबल है नहीं है, एक्सेसिबल प्राइवेट है पब्लिक है, ये सारी चीज़ें ये चेक नहीं करेगा। तो यूट्यूब हैकर इसमें क्या करता है, अब हैकर यहाँ पे कोई भी यूआरएल डालेगा। ठीक है, जिस यूआरएल का उसे इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस यूआरएल का उसे डेटा चाहिए, या फिर जिस इंटरनल सिस्टम का उसे डेटा चाहिए। फॉर सपोज मुझे इस सर्वर का इंटरनल डेटा चाहिए, इसका यूआरएल है xyz.com। अब हैकर यहाँ पे क्या डालेगा, हैकर यहाँ पे डालेगा xyz.com। अब क्योंकि ये चेक नहीं कर रहा, ये डायरेक्ट क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हैकर को, डायरेक्ट एक्सेस। समझ में आया? तो ये था बेसिक एग्जाम्पल इस अटैक का। ठीक है, मैंने जो बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन किया, इन शॉर्ट इसमें जो लिंक है, जो यूआरएल है, वो चेक नहीं करता हमारा जो भी वेबसाइट है, और हमें डायरेक्टली उसका एक्सेस दे देता है, जिसकी वजह से हमें या सर अटैकर को बहुत सारी डिटेल्स मिल सकती है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कॉमन सिनेरियोज क्या है? ठीक है, SSRF के कॉमन सिनेरियोज क्या है? तो SSR मतलब SSRS यूजुअली कब होता है? तो SSRS होने के लिए पहले तो वेबसाइट किसी इमेज या फाइल को यूज़र के लिए यूआरएल से फेच करना चाहिए। ठीक है, मतलब यूज़र कोई यूआरएल दे तो वहाँ से वेबसाइट जो है कोई इमेज या कोई फाइल को फेच कर सकता है क्या? जो वेबसाइट है वो इसके लिए केपेबल है, या फिर वी कैन से कि जो यूआरएल है या फिर जो यूज़र है वो इनपुट सेट कर सकते हैं क्या वेबसाइट पे? ठीक है, यहाँ पे मैंने दो केस बताए। ठीक है, मैंने दो केस क्या बताए, पहला तो जो वेबसाइट है, अगर मैंने उस पर यूआरएल दिया तो क्या वो किसी इमेज को या किसी फाइल को फेच कर सकता है उस यूआरएल से? अगर हाँ, तो वहाँ पे ये वल्नरेबिलिटी हो सकती है। दूसरा, क्या जो हमारा यूज़र है वो
किसी यूआरएल को एज अ टारगेट सेट कर सकता है हमारी वेबसाइट पे कि तुम्हें इसी ही वेबसाइट पे विजिट करना है, इसी सर्वर से रिक्वेस्ट कनेक्ट करना है। अगर वो भी कर सकता है देन अगेन वी हैव चांसेस ऑफ दिस वल्नरेबिलिटी। एंड एक और पॉसिबिलिटी होती है कि कोई एक्सटर्नल एपीआई कॉल होती है जिसमें अटैकर अपना इनपुट डाल सकता है। एक्सटर्नल एपीआईज मतलब पहले बात तो एपीआईज क्या होते हैं? तो एपीआईज एक चीज़ होती है जो प्रोग्रामिंग में यूज़ होती है वाइल डेवलपिंग समथिंग। जैसे कि मैं अगर शॉर्ट एग्जांपल लूँ एपीआई का, सो देखो एपीआई क्या होती है। फॉर सपोज एक वेबसाइट है, ठीक है, या फिर एक साइट है जिसके कुछ अमाउंट ऑफ कंटेंट, ठीक है, समझो एक न्यूज़ वेबसाइट है। एक वेबसाइट है जो क्या करती है, न्यूज़ डिलीवर करती है, और ये सेम टाइम पे एपीआईज भी प्रोवाइड करती है ना। व्हाट कैन आई डू? मैं इस वेबसाइट के एपीआई को अगर लेकर मैं एक प्रोजेक्ट डेवलप करता हूँ, ठीक है, या फिर मैंने अपनी वेबसाइट पे इसके एपीआई को इंटीग्रेट कर दिया। इसके एपीआई को क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट कर दिया मतलब ज्वाइन कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा, इस वेबसाइट की जो न्यूज़ होगी वो मुझे मेरे वेबसाइट पे एज इट इज शो होने लगेगी, ठीक है। तो अगर ये जो एपीआई है वो अगर एक्सटर्नल हो और अटैकर इसमें अपना इनपुट डाल सकता है, अगर क्या कर सकता है अटैकर जो है इसमें खुद का पर्सनल इनपुट डाल सकता है अगर, तो वो एपीआई को मैनिपुलेट करके यूज़र के पास भेज सकता है, जिससे कि यूज़र अगेन जो हमारा SSRF वल्नरेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में अगर वैलिडेशन नहीं है तो अटैकर सर्वर को कहीं भी रिक्वेस्ट भेजने के लिए मजबूर कर सकता है। चाहे वो इंटरनल हो या सीक्रेट सिस्टम हो, सर्वर को अटैकर कहीं भी रिक्वेस्ट भेजने के लिए वीक कर सकता है, ठीक है, कि तुम वहाँ पे जाओ, वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजो करके, ठीक है। नाउ एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सिनेरियो रेडी किया है SSRF अटैक का। तो मान लो एक यूआरएल है ये वाला, https vulnerable site.com fetch URL http कोलन फॉरवर्ड स्लैश एग्जाम्पल.com, ये, ठीक है। अब अटैकर क्या करता है, अटैकर इसमें इनपुट डालता है, मतलब इसमें जो है वो आ, अपना कोई इनपुट देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो पेलोड्स रेडी किए जो अटैकर अब यहाँ पे इनपुट करेगा। फॉर सपोज अटैकर यहाँ पे क्या करता है, http लोकल होस्ट 8080/admin http 169.254 एक डेमो आईपी एड्रेस फॉरवर्ड स्लैश लेटेस्ट फॉरवर्ड स्लैश मेटा डेटा, ठीक है। ये यूआरएल अटैकर वहाँ पे एंटर करता है। तो अगर पहला यूआरएल अटैकर वहाँ पे एंटर करता है तो उसे क्या होगा, एडमिन पैनल है, ठीक है। यहाँ पे एडमिन पढ़ के ही हमें पता चल रहा है कि हमें क्या मिलेगा, एडमिन पैनल। और जो दूसरा यूआरएल है, मतलब ये वाला यूआरएल देखो रेफरेंस के लिए लिखा भी है मैंने, फॉर AWS, यानी कि AWS क्लाउड का सीक्रेट मेटा डेटा एंड पॉइंट। एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट मतलब देखो अब कोई भी साइट अकेली नहीं होती। AWS की मेन साइट होगी, उसका दूसरा पेज होगा लॉगिन पेज, साइन अप पेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी पेजेस एक दूसरे से कनेक्ट होकर या एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहकर बनती है, ठीक है। एक दूसरे से इंटरकनेक्शन लेकर ये वेबसाइट क्रिएट होती है कहीं ना कहीं पे, ठीक है। ऐसे कुछ इंटरफेस की भाई, हाँ तुम, ये है हमारा मेन पेज, यहाँ से हमें बटन मिलेगा टू जंप ऑन दिस पेज, यहाँ से हमें बटन मिलेगा टू जंप ऑन दिस पेज, ये पेज से मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, इस पेज से मैं इस पेज पे जा सकता हूँ, ऐसे। बट अब यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा पेज आएगा जिसके आगे मुझे आगे जाने के लिए मिलेगा ही नहीं, मैं खाली पीछे जा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फॉर सपोज एक ऐसा पेज आएगा जिसके आगे मैं जा ही नहीं सकता, मैं खाली उससे प्रीवियस पेज पे जा सकता हूँ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एंड पॉइंट, ठीक है। एंड पॉइंट समझ में आ गया। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, हाँ मैं बोल रहा था कि जैसे ये जो एग्जाम्पल है वो AWS का है। तो अगर अटैकर सर्वर को कोई भी रिक्वेस्ट पुश करने के लिए मजबूर कर सकता है तो उससे होगा क्या, सर्वर अनविलिंग मतलब अननोनली इन पे रिक्वेस्ट भेज देगा और सेंसिटिव डेटा लीक हो जाएगा, ठीक है। अगर जो हमारा सर्वर है वो क्रॉस चेक नहीं कर रहा है, उसके अंदर ये वल्नरेबिलिटी है, तो जो सर्वर है वो रिक्वेस्ट भेज देगा और अटैकर को एक्सेस
मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या होता है इस वल्नरेबिलिटी का। तो अगर SSRF एक्सप्लॉइट हो जाए तो अटैकर क्या क्या कर सकता है। तो अटैकर पहले तो इंटरनल एडमिन पैनल को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, पहला ही पॉइंट है इंटरनल एडमिन पोर्टल्स कॉम्प्रोमाइज। उसके बाद क्लाउड्स के सीक्रेट निकाल सकता है। सीक्रेट निकाल सकता है यानी कि मेटा डेटा, जो मैंने यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड पे लिंक दिया था सेकंड वाला, वो यही था मेटा डेटा के लिए। तीसरा चीज क्या कर सकता है, इंटरनल पोर्ट्स को स्कैन कर सकता है। पोर्ट स्कैनिंग क्या होता है, कितना हार्मफुल होता है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर कोर्स। ठीक है, प्रीवियस सेशंस में, स्टार्टिंग सेशंस में हमने पोर्ट स्कैनिंग अच्छे से स्टडी किया है। ठीक है, और अगर ये वल्नरेबिलिटी जो है मतलब मिले, अगर ये वल्नरेबिलिटी हमें मिले तो पूरा जो इंटरनल नेटवर्क है उसका एक्सेस भी ले सकते हैं हम। ये इतनी खतरनाक वल्नरेबिलिटी है। मतलब अगर मुझे SSRF किसी सिस्टम के अंदर मिल गई, किसी नेटवर्क के अंदर मिल गई, तो मैं उस पूरे नेटवर्क का इंटरनल एक्सेस भी ले सकता हूँ। ठीक है, ये स्पेशली डेंजर होता है फॉर क्लाउड एनवायरमेंट्स। ओके, कुछ हेड पॉइंट्स में अभी जैसे जैसे मुझे रिमेंबर हो रहा है मैं बोलते जा रहा हूँ। सो मेक श्योर टू नोट दैट। ठीक है, सो होप तुम्हें ये समझ में आया हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ, टूल्स फॉर SSRF टेस्टिंग। अब इसका क्या मतलब है। तो SSRF टेस्ट करने के लिए हम कौन कौन से टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो पहला एंड मोस्ट पॉपुलर हमारा बर्फ स्वाइट। ठीक है, इससे हम इंटरसेप्ट और मॉडिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। किसी साइट पे इंटरसेप्ट रिक्वेस्ट को हमने इंटरसेप्ट करके मॉडिफाई किया। ठीक है, अब देखो बात तो वही हुई, मैंने बर्फ स्वाइट का यूज़ करके एक रिक्वेस्ट कैप्चर किया और उसको मॉडिफाई किया, जिससे कि अब वो जो साइट है वो मेरे मैनिपुलेशन पे काम करेगी। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। ये देखो, फॉर सपोज ये मेरा सिस्टम है। ठीक है, जिसके अंदर बब साइट ओपन है, और ये मेरा है सर्वर। ठीक है, तो ये है मेरा सर्वर 1, ये है मेरा सर्वर 2। ये है मेरा सिस्टम जिसके अंदर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ बब साइट। ठीक है, अब जैसे मैंने क्या बोला, मैं बब साइट में दो चीज़ करूँगा, इंटरसेप्ट करूँगा और क्या करूँगा, मॉडिफाई यानी कि मैनिपुलेट। मैनिपुलेट करूँगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है। फॉर सपोज मैंने एक अपने सिस्टम से एक रिक्वेस्ट भेजी इस सर्वर को, ये इजीली एक्सेसिबल है। ठीक है, ये सर्वर जो है हमारा वो इजीली एक्सेसिबल है और पब्लिक सर्वर है। और सेम टाइम ये जो सर्वर है हमारा, ये प्राइवेट सर्वर है और हिडन है नेटवर्क पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, रिक्वेस्ट भेजा। एक सेकेंड, ऐसे नहीं। ओके, ये है हमारा कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर जिसके अंदर ये बब स्वाइट ओपन है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ओपन। ठीक है, जिसके अंदर बब स्वाइट ओपन है। अच्छे से, हाँ। अब मैं क्या करता हूँ, अपने कंप्यूटर से इस साइट को रिक्वेस्ट भेजता हूँ। रिक्वेस्ट फॉर व्हाट, किसी टाइप का डेटा या कुछ। ठीक है, जैसे हम वेबसाइट पे यूआरएल डालते हैं, तो वो जो हमारा वेब सर्वर है वो मेन सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है ताकि हमें वहाँ से रिस्पॉन्स मिल सके। ठीक है, अब ये जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ पे कैप्चर हो जाएगी, वो रिक्वेस्ट कैप्चर हो जाएगी यहाँ पे इन बब स्वाइट। ठीक है, वो रिक्वेस्ट बब स्वाइट में कैप्चर हो जाएगी। अब मैं इस कैप्चर्ड रिक्वेस्ट को क्या करूँगा, मैं इसे करूँगा मैनिपुलेट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे फॉर सपोज रिक्वेस्ट की थी xyz.com। अब मैं इसे मैनिपुलेट करके कर दूंगा abc.com। ये है हमारा abc.com
और ये है हमारा xyz.com। ठीक है, रिक्वेस्ट हमारी इसके लिए थी, रिक्वेस्ट हमने मैनिपुलेट किसके लिए की, इसके लिए। तो होगा क्या, ध्यान से देखना, हमारा रिक्वेस्ट जो है हमने मैनिपुलेट किया पकड़ के रिक्वेस्ट को। ठीक है, रिक्वेस्ट हमने यहाँ पे कैप्चर किया, रिक्वेस्ट को अब मैनिपुलेट किया, हम वापस से रिक्वेस्ट भेजेंगे। अब जो हम नया रिक्वेस्ट भेजेंगे वो यहाँ ना जाकर वो यहाँ ना जाकर वो कहाँ जाएगा पता है, वो ऐसे डाइवर्ट हो जाएगा और वो इसके पास आएगा। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं जाएगा, वो डाइवर्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। क्यों, बिकॉज ऑफ मैनिपुलेशन, हमने उसे मैनिपुलेट किया यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या किया, सिस्टम ने तो रिक्वेस्ट इसी के लिए भेजा, हमने यहाँ पे उसे मैनिपुलेट कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे उसे मैनिपुलेट कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से जो सिस्टम है वो विदाउट चेक किए यहाँ पहुंच गया। तो बफ्स फाइट का यूज करके हम ऐसे सिनेरियो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो होप आपको ये अच्छे से जो मैंने डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की वो समझ में आया हो। ठीक है, ये हो गया आपका सिस्टम। ओके ओके, तो ये होगा कुछ ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन। इफ़ यू नीड तुम इसे ड्रॉ कर सकते हो समझने के लिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में काम आएगा तुम्हें। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहला तो मैंने बब्स फाइट समझा दिया, बब्स फाइट का यूज हम कैसे करते हैं फॉर इंटरसेप्ट एंड मॉडिफिकेशन। दूसरा टूल हम यूज कर सकते हैं SSRF मैप, जो कि ऑटोमेटेड SSRF पेलोड जनरेट करता है और टेस्ट करता है। तीसरा हम यूज कर सकते हैं इंट्रा इंटरैक्ट SH। ठीक है, सो ये यूज कर सकते हैं, या फिर हम यूज करते हैं रिक्वेस्ट बिन, जो कि क्या करता है, कैच करता है। ठीक है, ब्लाइंड SSRF के लिए जब आपको डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं मिलता, मतलब अगर आपको कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तब ये ब्लाइंड SSRF के लिए सर्च करता है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम कर्ल या वीगेट का यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली वीगेट, अगर तुमने कमांड देखा हो, ठीक है, wget, इस कमांड का यूज भी करते हैं हम कई बार लिनक्स में, अपने टर्मिनल में, टू गेट समथिंग फ्रॉम आवर गेट समथिंग इन आवर CLI। ठीक है, इन आवर कमांड लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ हाउ टू प्रिवेंट SSRF, अब इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो बचने के लिए पहले तो हमेशा इनपुट वैलिडेट करो। ठीक है, URL का फॉर्मेट और डेस्टिनेशन दोनों वैलिडेट करो। दूसरा, सिर्फ ट्रस्टेड डोमेन्स या IP को ही अलाउ करो अपने सर्वर का एक्सेस। ठीक है, तीसरा, इंटरनल एड्रेस, जैसे जो इंटरनल IP एड्रेस होते हैं उनको ब्लॉक कर दो। ठीक है, चौथा, क्लाउड मेटा डेटा एंड पॉइंट्स को सिक्योर कर लो। जैसे AWS में एक सेटिंग आती है IMDSV2 करके, शायद से हाँ, IMDSV2 एक सेटिंग आती है, तुम उसे यूज कर सकते हो। उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, नेक्स्ट, फायरवॉल को ये तुम्हारा फायरवॉल है उसे प्रॉपर सेगमेंटेशन में रखो, ताकि इंटरनल सिस्टम सेफ रहे। सेगमेंटेशन मतलब नेटवर्किंग में एक पार्ट होता है कि चीज़ों को डिवाइड कैसे करना है, तो फायरवॉल को अच्छे से डिवाइड करो फॉर योर सिस्टम्स। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड। कैपिटल वन केस स्टडी, ये क्या है, तो ये केस स्टडी है 2019 में। कैपिटल वन एक कंपनी है, उसके ऊपर एक बड़ा साइबर अटैक हुआ था जिसमें SSRF वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट की गई थी। ठीक है, तो मतलब अटैकर ने क्या किया था, AWS के मेटा डेटा सर्विसेज का एक्सेस ले लिया था और टेम्पररी क्रेडेंशियल्स लेकर 100 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर्स के रिकॉर्ड एक्सेस कर लिए थे। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है, तुम इसका डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो ऑन गूगल सर्च करके, तुम एक बार वहाँ पे विजिट करके अच्छे से देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो टू एनहेंस योर नॉलेज। तो ये एक एग्जाम्पल है कि SSRF कितना डेंजर हो सकता है अगर इसको सही से प्रिवेंट या प्रोटेक्ट नहीं किया गया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पूरा कंटेंट।
आज का हमारा पूरा सेशन। तो चलो एक बार फटाफट क्विक रिकैप देख लेते हैं। SSRF तब होता है जब अटैकर सर्वर को इंटरनल रिक्वेस्ट भेजने पर मजबूर करता है। पहला पॉइंट जो हमने आज सीखा, इसका यूज सेंसिटिव डेटा, एडमिन पैनल्स या क्लाउड के सीक्रेट चुराने के लिए होता है मेनली। ठीक है। दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये वल्नरेबिलिटी कॉमन होती जा रही है। क्लाउड बेस्ड एंड माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर्स में ये कॉमन होती जा रही है वल्नरेबिलिटी, जिसकी वजह से इसे ओवेस्ट ने टॉप 10th नंबर पे रखा अपनी लिस्ट में। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इनपुट वैलिडेशन, प्रॉपर फायरवॉल्स को रूल करना और क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन अगर अच्छे से किया जाए तो हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि इसे होने से बचा सकते हैं। ठीक है। नाउ सो दैट्स ऑल फॉर द डे। होप आपको ये पूरी वल्नरेबिलिटी अच्छे से समझ में आई हो, आपको कोई तकलीफ ना हो, कहीं पे कोई डाउट ना हो। अगर आपको फिर भी कहीं पे कोई डाउट है, कहीं पे कोई क्वेरी है, यू कैन फील फ्री टू आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू विद दैट। ठीक है। कोई डाउट्स लेके नेक्स्ट लेक्चर में नहीं जाना, नेक्स्ट सेशन में नहीं जाना। सो ये था आज का डे 22, सेशन 22, एंड यू आर वन मोर स्टेप क्लोजर टू योर सर्टिफाइड एथिकल हैकर। ठीक है। हम जल्दी ही इस कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों को डिटेल्ड में कवर किया है, इन डेप्थ कवर किया है। हम कुछ और चीज़ों को कवर करेंगे, देन हम एग्ज़ाम की तरफ पढ़ेंगे, देन सर्टिफिकेशंस होगा, और फिर कुछ दिनों में मैं आपको रिटर्न मिलूंगा इसी चैनल पे एक नए कोर्स के साथ। तो डोंट वरी, वो कोर्स भी फ्री होगा विदाउट एनी चार्जेस, एंड वो कोर्स भी विथ सर्टिफिकेट होगा। सो आई विल जस्ट डिमांड वन थिंग विच आई वांट, कि अगर वो कोर्स आने तक या ये कोर्स ख़त्म होने तक, हमारे अभी कुछ 57 सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है। सो अगर वो कोर्स आने तक, इज देयर एनी चांस वी क्रॉस और वी टच द 100 सब्सक्राइबर्स, देन इट वुड बी ग्लैड फॉर मी। ठीक है। वो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी मेरे लिए। सो अगर आप सबको सेशंस अच्छे लग रहे हैं, आप सबको कुछ सीखने मिल रहा है, आप सबको अपनी नॉलेज एनहांस करने मिल रहा है, सो सब्सक्राइब द चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। डजेंट मैटर इन विच स्टैंडर्ड यू आर, in today's era security is a most important thing which everyone needs. ठीक है। so doesn't matter you are in 9th, you are in 10th, you are in 11th, you are in your junior college, you are doing your bachelor's, you are doing your graduations. Okay, you are a techie person, you are a non techie person, it doesn't matter. देखो, हैकर नहीं देखता कि वो एक टेकी पर्सन का डेटा लेने जा रहा है या फिर वो एक नॉन टेकी पर्सन का डेटा लेने जा रहा है। सो तुम टेक बैकग्राउंड से हो नहीं हो, इट डजेंट मैटर। एंड जहाँ तक मुझे लगता है, साइबर सिक्योरिटी डजेंट डिमांड्स यू कि तुम्हारे पास बहुत टेक नॉलेज होनी चाहिए। तुम एक बार स्टार्ट करो, धीरे धीरे नॉलेज आएगी, एंड यू विल अचीव सम लेवल। ठीक है। सो बस इतना बोलूँगा, स्टार्ट करो, बी विथ नेट गार्डियंस। आई एम हेयर फॉर ऑल द कोर्सेज, ऑल द स्टफ फॉर फ्री विथ सर्टिफिकेशन। आई जस्ट नीड वन थिंग विच इज़ योर ऑल सपोर्ट। सो आई होप अगर नेक्स्ट कोर्स आने तक हमारे 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएं, सो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा वो मेरे लिए। ठीक है। तो चैनल को अगर अभी तक आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, सेशन को लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो अपने, उन्हें भी बताओ कि देयर इज़ एन फील्ड कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी जिसके अंदर तुम्हें 3 बिलियन वैकेंट स्पेसेस है। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है, बट फुलफिल करने के लिए एम्प्लॉयज़ नहीं है। ठीक है। एक्सपर्ट्स की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है, बट देयर इज़ नो एक्सपर्ट्स इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को डिमांड है तुम जैसे कुछ ग्रोइंग एक्सपर्ट्स की। So I am here to ready some experts. I just need your dedications. That's it. So बस इतना ही बोलूँगा। सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर नए हो तो ये पूरी प्लेलिस्ट है, पूरा कोर्स है। ट्राई टू फिनिश इट एज एप, क्योंकि बहुत जल्दी ये कोर्स वाइंड अप होने वाला है, एंड देन हम मूव करेंगे अपने सर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए। सो टिल देन, ठीक है, आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करो, सेशंस को
देखते हो तो लाइक कर दो, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन अ सोशल मीडिया, इन अ सोशल प्लेटफॉर्म्स, जिसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। एल्स यू कैन आस्क मी हेयर इन अ कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर डाउट्स। ओके। और अगर तुम्हें सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो जस्ट ड्रॉप योर वन हार्ट विथ नेट गार्डियंस, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। से एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस सेशन विथ योर फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बी हैप्पी। आई एम अमित शर्मा, CEO and founder of Net Guardians, signing off for the day. We will meet in the next session with the new exciting topic.